नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या आपने कभी प्लास्टिक का शेर देखा है जिसका सीना 56 इंच का हो, लेकिन फिर भी वो दिन रात एक लफ्ज सुनकर डर जाता हो? आपने ठीक गेस किया है, हम बात कर रहे हैं महामानव जी की, जिनकी जेनजी सुनते ही रूह कांप जाती है। हमें लगा था कि जो नेपाल में जेनजीज ने प्रदर्शन किया है वो एक छोटे से देश में ही मुमकिन है, जहाँ युवाओं को एक छोटे से देश में संगठित किया जा सकता है। किसी बड़े देश में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता था कि जो चिंगारी नेपाल में भड़की है वो दूसरे देशों तक आग बनकर ऐसे फैलेगी कि वो 7 समंदर पार तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, अभी तक तो हम जेनजीज का प्रदर्शन बस अपने आसपास के देशों में ही होता देख रहे थे, लेकिन अब एक ऐसे देश में जेनजीज सड़कों पर उतरकर तख्ता पलट करने के लिए उतारू हैं जहां किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिससे साफ हो गया है कि सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इस वक्त एक ही पैटर्न चल रहा है, और इस बात को लेकर हमारे भारत में भी जो सत्ता पर बैठे हैं वो थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि अब उनको दिखाई दे रहा है कि उनके पापों का घड़ा भी भर गया है, जो किसी भी वक्त उनके ही ऊपर पलट सकता है। तो किस देश में और किन कारणों के चलते होने जा रहा है तख्ता पलट, और क्यों महामानव जी को लग रहा है डर, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो नेपाल में जब जेनजीज ने सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दी थी तो दक्षिण एशिया के तानाशाहों की रगों में डर दौड़ गया था। नेपाल की युवा पीढ़ी ने साफ कह दिया था कि अब पुरानी चालें नहीं चलेंगी, अब डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, अब जनता का धैर्य खत्म हो चुका है। और अब वही तस्वीरें दक्षिण अमेरिका के पेरू में दोहराई जा रही हैं, जहां राजधानी लीमा की सड़कों पर हजारों हजार नौजवान नारे लगाते हुए, लाठियां और आंसू गैस झेलते हुए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये नौजवान सिर्फ पेंशन सिस्टम के खिलाफ नहीं खड़े हैं, बल्कि वो पूरे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़े हैं, उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं जिसने सालों से उनकी पीढ़ी के सपनों का गला घोटा है। दरअसल पेरू की सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है कि देश का हर नागरिक जैसे ही 18 साल का होगा उसे किसी ना किसी पेंशन प्रदाता कंपनी से जुड़ना ही होगा, यानी कोई विकल्प, कोई मर्जी नहीं। आप बेरोजगार हैं या गरीब, जेब खाली हो या घर पर खाने के पैसे ना हो, सरकार को कोई मतलब नहीं, आपको हर महीने पैसा जमा करना ही पड़ेगा। मतलब पेंशन प्रदाता कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश। पेंशन के नाम पर मजबूरी थोप दी गई, और यही वो चिंगारी बनी जिसने जेनजीज के गुस्से को ज्वालामुखी में बदल दिया। वहां के युवा पूछ रहे हैं कि जब नौकरी नहीं है, जब काम ही नहीं है, तो पेंशन के लिए पैसे कहां से देंगे? सरकार ने रोजगार पैदा करने की कोशिश नहीं की, शिक्षा सुरक्षा की व्यवस्था सुधारी नहीं, लेकिन पेंशन का डंडा जरूर ले आई। इससे पता चलता है कि भारत ही नहीं बल्कि पेरू में भी बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन वहां भी देशभक्ति का चूरन चटाया जा रहा है। वहां का मीडिया भी पेंशन होने के फायदे गिना रहा होगा। अब सरकार पर यह आरोप है कि पेंशन प्रदाता कंपनियों में पहले से ही इतना भ्रष्टाचार है और पारदर्शिता का तो नामो निशान नहीं है। मतलब वहां भी कोई ज्ञानेश जी जैसे ही बैठे हैं जो पूछ रहे हैं कि पेंशन प्रदाता कंपनियों को अपना काम साझा करना चाहिए क्या? हालांकि युवाओं के खून पसीने का पैसा जाएगा कहां, ये खुद युवाओं को भी नहीं पता। अब देखिए, पेरू और भारत की मौजूदा स्थिति में इतनी समानता है कि आप चाहकर भी इससे मुंह नहीं फेर सकते हैं। पेरू की यही कहानी भारत को आईना दिखा रही है। मोदी सरकार ने भी पिछले 10 सालों में जनता की जेब काटने और जबरन फैसले थोपने का ही खेल खेला है। कभी नोटबंदी के नाम पर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया, कभी जीएसटी के नाम पर छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी, कभी आधार लिंकिंग के नाम पर गरीबों की पेंशन और राशन तक रोक दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों नौजवान डिग्री लिए सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन काम कहीं नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड में पेपर लीक होता है तो कहा जाता है ये नकल जिहाद है, बिहार में नौकरी मांगो तो लाठियां बरसाई जाती हैं। यही वो गुस्सा है जो धीरे धीरे भीतर सुलग रहा है और जिसे देखकर मोदी शाह थर थर कांपने लगे हैं। पेरू के जेनजीज ने अपने आंदोलन का प्रतीक जापानी कॉमिक्स वन पीस के लूफी को बनाया है। लूफी जो न्याय और आजादी के लिए लड़ता है। नौजवानों ने उसकी खोपड़ी वाली टोपी का निशान अपने हाथों में लिया, मानो कह रहे हों कि अब सत्ता की चोरी और तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये मजाकिया भी है और डरावना भी। सोचिए, काल्पनिक किरदार सत्ता के असली दुश्मन बन जाते हैं, और भारत में गोदी मीडिया कहता है कि विपक्ष के पास में मोदी जी की महामानव जी के टक्कर का कोई चेहरा ही नहीं है। लेकिन पेरू के जेनजीज ने बता दिया है कि जब वक्त आता है तो जेनजी जापानी कॉमिक्स वन पीस के लूफी को ही अपने आंदोलन का प्रतीक बना सकता है। अब नेपाल के बाद पेरू की ये आग सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैल रही है। हमने खुद देखा है कि कैसे नेपाल से पहले इसी तरह का प्रदर्शन बांग्लादेश और श्रीलंका में हो चुका है, लेकिन क्या ये आग भारत तक भी पहुंचेगी, ये कहना मुश्किल है। ये बात तो कोई ज्योतिषी बता सकता है, लेकिन हम आपको ये दिखा सकते हैं कि जिन देशों में तख्ता पलट हुआ वो किन कारणों से हुआ, और क्या यही कारण हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं। अगर सच कहा जाए तो यहाँ हालात अलग नहीं है।
यहाँ भी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, यहाँ भी भ्रष्टाचार चरम पर है और जवाबदेही की कमी है। यहाँ भी सरकार विपक्ष और जनता की आवाज दबाने के लिए पुलिस और एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पेरू में पेंशन थोप दी गई, भारत में कभी धार्मिक ध्रुवीकरण थोपा जाता है तो कभी हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा दिए जाते हैं ताकि ये नौजवान असली मुद्दों से भटक जाएं। लेकिन अगर गोदी मीडिया की नजरों से देखिए तो भारत में सब चंगा है। अब आप जरा लद्दाख का उदाहरण ही लीजिए। वहां जेनजीज ने खुलेआम कहा कि उनकी जमीन चीन के कब्जे में जा रही है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें चुप कराने की पूरी कोशिश की। लेकिन लद्दाख के जेनजीज ने दिखा दिया कि वो अपनी जमीन के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। उसने गुस्से में आकर बीजेपी का दफ्तर ही धुआं कर दिया। इसको देखकर मोदी शाह की नींद उड़ी। जेनजीज की आग दूसरे राज्यों तक फैलती देख सरकार हरकत में आई और सोनम वांगचुक को ही देशद्रोही साबित करने में लग गई ताकि पूरे देश में नैरेटिव बने कि हमने तो एक देशद्रोही को पकड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि जब तक सोनम वांगचुक सरकार की वाहवाही करते थे तो भक्त उन्हें कट्टर देशभक्त मानते थे, लेकिन आज वही सोनम वांगचुक देशद्रोही बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो लेह में बीजेपी दफ्तर के साथ हुआ कहीं वो पूरे देश में ना फैल जाए, क्योंकि अगर ये गुस्सा बढ़ा तो मोदी शाह को दूसरे देश भागकर जाना पड़ जाएगा। अब उत्तराखंड का दृश्य भी देख लीजिए। वहां छात्र अपनी मेहनत से तैयारी करते हैं, इम्तिहान की तैयारी में सालों झोंकते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। नौजवान सड़कों पर उतरते हैं और कहते हैं कि हमसे हमारा भविष्य छीना जा रहा है, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री धामी उस मुद्दे को भी नकल जिहाद कहकर सांप्रदायिक रंग देने लगते हैं। यानी बेरोजगारी की समस्या का हल खोजने के बजाय सरकार इसे हिंदू मुस्लिम के झगड़े में बदलने की कोशिश करती है। लेकिन जेनजीज अब समझने लगे हैं, वो पहचान रहे हैं कि सरकार असली सवालों से भाग रही है। यही हाल बिहार का है। वहां जब युवा रोजगार मांगने जाता है तो पुलिस वाला उसको ऐसे लाठी मारता है जैसे उसकी किडनी मांग ली हो। अब पेरू में भी पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। भारत में भी जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे तो यही दृश्य दिखा था। सरकार ने पानी की बौछारें चलाई, बैरिकेड्स लगाए, लाठियां बरसाई, लेकिन किसान झुके नहीं और उनके साथ लाखों नौजवान खड़े हुए। सोचिए अगर आने वाले वक्त में बेरोजगारी और पेपर लीक से तंग आ चुकी जेनजीज पीढ़ी किसान आंदोलन की तरह एकजुट होकर खड़ी हो गई तो मोदी शाह की नींद उड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मोदी शाह हमेशा से नौजवानों से डरते आए हैं, बल्कि वो तो हमेशा से फर्स्ट टाइम वोटरों को एक खास वोट बैंक के रूप में देखते थे। मोदी ने पुलवामा के वीर शहीदों के नाम पर अपने फर्स्ट टाइम वोटरों से ही वोट मांगा था। 2014 में भी जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें भी यंग जनरेशन का बड़ा रोल था। उनको मोदी से काफी उम्मीदें थी। नौजवानों ने मिलकर ही यूपीए की सरकार को सत्ता से बेदखल करके मोदी को सत्ता सौंपी थी। लेकिन अब जनरेशन बदल चुकी है, जेनजीज का टाइम आ गया है। अब जिन नौजवानों ने मोदी को सत्ता पर बिठाया था वही नौजवान सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।